तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स किस टाइप से कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिनके अंदर हमने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन कराया, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का उनके ऊपर अटैक कराया। हमने साथ में ये भी देखा कि अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स किस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप्स के ऊपर अटैक करते हैं और अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं। उसमें हमने लास्ट दो केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन किया था, जिसमें से एक रिएक्शन थी शिफ बेस की, जिसमें शिफ बेस बन रहा था, और एक हमारी बनी थी 2,4-DNP की, जिसके अंदर 2,4-DNP रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहा था। दोनों ही रिएक्शंस फॉर द केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन यूज़ की जाती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नाउ इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले रिएक्शन यहाँ कंसिडर करते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स। हमने क्या करना है, एल्डिहाइड का या कीटोन का रिडक्शन करके क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो बस यहाँ पर जो सारा खेल है वो इन कैटलिस्ट का है, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाले कैटलिस्ट का। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम की हेल्प से, तो वहाँ पर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की तरह रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देती है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो एक हाइड्रोजन सीधा सीधा इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन सीधा सीधा इस ऑक्सीजन पे, तो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, RCH2OH कहलाएगा। क्योंकि कार्बन पर एक H आ गया तो CH2 बन जाएगा, ऑक्सीजन पर H आ गया तो ये OH बन जाएगा। तो एल्डिहाइड हमें क्या देने वाला है, अल्कोहल देने वाला है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव अल्कोहल ही मिलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड हाइड्रोजन। जब मैं कीटोन का रिडक्शन कराता हूँ सोडियम मेटाबोरेट से NaBH4, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करता है हमेशा। NaBH4 का काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना इन दी केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा। यानी आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हुए चलेंगे, RC डबल बॉन्ड OR, इसके ऊपर जैसे आप NaBH4 डालते हैं तुरंत एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटते ही कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन और कार्बन पे भी हाइड्रोजन। तो बनने वाला जो अल्कोहल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। सेकेंडरी क्यों कहलाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है। इसका मतलब एल्डिहाइड जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो हमें 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं या 3 डिग्री अल्कोहल भी दे सकते हैं अगर हम रेस्पेक्टिवली ग्रेटर कीटोन लेते हैं। नेक्स्ट वन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन भी करके दे सकते हैं। इसके अंदर जो पहली रिएक्शन है उसको हम नाम देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन का। क्लेमेंसन रिडक्शन शॉर्ट नोट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, और बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक कैटलिस्ट का पेयर यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। अमलगम नाम है मरकरी का यहाँ पर, और जिस मेटल को आप इसके साथ यूज़ करते हैं उसी का वो पेयर बन जाता है। अगर आप सोडियम यूज़ करते हैं तो सोडियम अमलगम, कॉपर यूज़ करते हैं तो कॉपर अमलगम, लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन अंडरगो जिंक अमलगम, ये केवल जिंक अमलगम के साथ जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आपको HCl के मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जिंक अमलगम से रिएक्शन करा देनी है, यानी कि जिंक अमलगम एज अ कैटलिस्ट ही काम कर रहा है और सॉल्वेंट की तरह कौन काम कर रहा है, HCl काम कर रहा है। तुरंत क्या होने वाला है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हटेगा, पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि रिडक्शन की रिएक्शन है तो H भी रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि हाइड्रोजन भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा। तो हाइड्रोजन किस तरीके से काम कर रहा है कि ऑक्सीजन को हटाएगा यहाँ से, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के निकलेगा तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। अब आप सोचिए कि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई है और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन को साथ लेके जाता है तो 2 हाइड्रोजन की नीड होती है। अब इन वैलेंसीज को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो एक हाइड्रोजन इस वाली वैलेंसी पर, एक हाइड्रोजन इस वाली वैलेंसी पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व हुए, 2 हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व हुए, टोटल कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रही, 4 की। तो रिएक्शन को कैसे लिखना है हमें, रिएक्शन को हमें लिखना है, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन में कराऊंगा कितने हाइड्रोजन के साथ, +4 नेसेंट हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं क्योंकि फास्ट रिएक्टिविटी चाहिए होती है रिएक्शन को। और क्या निकले, क्या रखूँगा मैं यहाँ पे, जिंक अमलगम का पेयर विद HCl, स्लैश लगा करके आप HCl लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये दोनों अगर R और H ग्रुप हैं तो ये वाला एक H हो जाएगा और ये वाला एक H हो जाएगा, यानी एक एल्केन आपके पास बनेगी। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, क्या बन गई, एल्केन बन गई। तो ये हाइड्रोकार्बन ही है। अगर मैं इन दोनों को R ग्रुप कनेक्ट करता हूँ तो भी ये क्या होगी, एक हाइड्रोकार्बन ही होगी, तो भी ये एक एल्केन ही होगी। तो ध्यान रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर के हमें देते हैं एल्केन। दूसरा इसमें आ जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
रिएक्शन ऑलमोस्ट एक जैसी सी हैं, लेकिन जो इसके कैटलिस्ट हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर जिंक अमलगम का पेयर यूज़ हो रहा था प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा हाइड्राजीन। यहाँ पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं? हाइड्राजीन का यूज़ करने वाले हैं। और हाइड्राजीन के साथ हमें H2 डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप इस हाइड्राजीन के साथ कुछ ऐसे रिएक्शन करेगा। अभी मैंने लास्ट बताया वीडियो में कि हाइड्राजीन को हमेशा ऐसे लिखना है, और ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देता है। तो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया वाटर का मॉलिक्यूल। जब वाटर बाहर हो गया तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड के साथ NH2। अब इसको आपको डाल देना है एल्कोहलिक KOH में। जब आप इसको KOH में डालते हैं तुरंत यहाँ से नाइट्रोजन हो जाएगी बाहर। जैसे ही आप ये नाइट्रोजन गैस को बाहर करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन की एक एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन हमें मिल जाती है फ्रॉम दी क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन को लेकर के। तो ऑक्सीडेशन को अगर मैं देखूँ एल्डिहाइड या कीटोन को, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीडेशन किस बिहाफ पे चलता है, तो पहली चीज़ ये है कि ऑक्सीडेशन हम देखेंगे एल्डिहाइड्स का। तो ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि KMnO4, HNO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल्सो ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट। लेकिन एल्डिहाइड साथ ही साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? एक टॉलेंस रिएजेंट और एक फेलिंग रिएजेंट है। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड की 5 रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। KMnO4 डालेंगे, HNO3 डालेंगे, K2Cr2O7 डालेंगे, सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, फेलिंग रिएजेंट डालेंगे, सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्लो रिएक्शन दिखाते हैं। शुरू वाले जो तीनों है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत फास्ट रिएक्शन दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन में मिलने वाले प्रोडक्ट सेम ही है। जब हम RCHO का ऑक्सीडेशन कराते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, आप इन तीनों में से कुछ भी रखिए, प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आप टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इजीली और हमें प्रोडक्ट देंगे रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट इसमें हम ले लेते हैं कीटोन्स को, कि कीटोन्स किस तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये मेरे पास एक कीटोन का फॉर्मूला मैंने ले लिया। जो कीटोन होते हैं वो विगोरस कंडीशंस के अंदर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे दें। तो ध्यान रखना है कि कीटोन्स को रिएक्शन कराने के लिए हमें ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि कीटोन्स को रिएक्शन कराने के लिए हमें ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कराना पड़ेगा जो बहुत विगोरस कंडीशंस होती हैं। विगोरस कंडीशन मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन के फेवर में जाती हैं, जो रिएक्शन को फेवरेबल बनाती हैं। जैसे कि अगर हम अपने घरों में भी कोई भी चीज़ बना रहे हों किचन के अंदर, तो हमें एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है ताकि हमारा फूड मटेरियल जो है वो तेज़ी से बेक हो पाए। तो वही काम हमें यहाँ करना है कि रिएक्शन के लिए ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कराना है जहाँ पे रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो पाए, जहाँ पे सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म काम कर जाए। तो ये केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही और एलिवेटेड टेम्परेचर पर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं और कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते हैं। अदरवाइज कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक कीटोन ले ली, ये ग्रेटर कीटोन मेरे पास है जिसमें ये CH3 CH2 ग्रुप है। यानी कि मैं इसको कंबाइनली अगर लिखूँ तो C2H5 लिख सकता हूँ। C2H5 C डबल बॉन्ड O देन C2H5। ये मेरे पास एक बिगर मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन मैंने लिया हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन मैंने कराया। जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जब आप कीटोन का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। रीज़न, या तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे तो इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, इधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, या फिर इसका उल्टा करेंगे, बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे तो इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, इधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो उसी के रेस्पेक्टिव यहाँ पे हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, एक लार्जर नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो पेयर हमें मिल रहा है इसको हम बोलते हैं कि ये विगोरस कंडीशन के अंडर ही काम करेगा। ऑक्सीडेशन सिंपल है, ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं है। आप क्या काम करिए, यहाँ से बॉन्ड स्प्लिट कर दीजिए। इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है हमेशा। ऑक्सीडेशन में, कीटोन के ऑक्सीडेशन में हमेशा कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड आपको स्प्लिट करना है। जैसे आप ये स्प्लिट करते हो तो देखो RCH2 ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब विगोरस कंडीशन की बात कर रहे थे क्योंकि हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर रहे थे हम। तो जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर। और ये वाला तो ग्रुप अगर मैं देखूँ RCH2 वाला जो ग्रुप था, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है
और उसकी जगह जुड़ जाते हैं COOH, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं इन केस ऑफ कीटोन्स, तो हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, जिनमें से एक लार्जर नंबर ऑफ कार्बन वाला होता है और एक दूसरा लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला होता है। अब देखो जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है वो तब है जब कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड हमने तोड़ा। अब ये कार्बन 1 और कार्बन 2 कौन से वाले हो गए? ये वाले सिंपल। अगर मैं कह रहा हूँ सिंपल, शुरू का मैंने यहाँ से तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, अगर आप नंबरिंग इधर से कर रहे हो। और ये वाला प्रोडक्ट कब मिलेगा? जब कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड वाला, यानी कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड वाला बॉन्ड टूटता है। तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी कंडीशन के अंदर कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड टूटेगा और कौन सी कंडीशन के अंदर कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इसीलिए यहाँ पर एक मिक्स कंपाउंड बनता है, एक मिक्सचर हमें मिलता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर में या कार्बन के नंबर में ग्रेटर और लेसर होता है। अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट वाली, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो दोनों ही टेस्ट को पास करते हैं। पहली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट हो या फेलिंग रिएजेंट हो, यानी कि टॉलेंस टेस्ट हो या फेलिंग्स टेस्ट हो, दोनों ही टेस्ट को एल्डिहाइड्स पास आउट करते हैं। और दोनों जब पास आउट करेंगे तो दोनों के केस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। पहला फंडा आपको ध्यान ये रखना है, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड, फेलिंग्स रिएजेंट से भी रिएक्शन करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? टॉलेंस सॉल्यूशन नहीं होता, टॉलेंस रिएजेंट होता है और फेलिंग सॉल्यूशन होता है। तो ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज द टॉलेंस रिएजेंट, और ये जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज द फेलिंग सॉल्यूशन। आपने सिंपली क्या करना है, सिल्वर का अमोनिकल सॉल्यूशन बनाना है इन बेसिक मीडियम। यानी कि आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं Ag की रिएक्शन किसके साथ? NH4OH के साथ। जब आप सिल्वर की रिएक्शन NH4OH के साथ कराते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें से OH आयन अलग हो जाता है और सिल्वर अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक कैसा आयन बना लेता है? कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। ये पूरा पेयर पार्टिसिपेशन देता है एल्डिहाइड के साथ। जैसे ही एल्डिहाइड के साथ सेपरेशन करेगा या रिएक्शन करेगा, ये सिल्वर यहाँ से ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाते हो जाता है सेपरेट। यहाँ से इसका मिलता है हमें ब्लैक PPT। अमोनिया गैस हो जाती है लिबरेट। जो OH वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, और जो ये एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो टॉलेंस टेस्ट पास होगा तब जब फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर यहाँ से ब्लैक प्रेसिपिटेट बना के सेपरेट हो जाएगा, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से टॉलेंस रिएजेंट को पास करते हैं कौन? टॉलेंस टेस्ट को पास करते हैं कौन? एल्डिहाइड्स। अगर मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन कराता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? CuOH का ट्वाइस है। CuOH का मतलब आप ये कह सकते हैं कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन कहलाया। या फिर Cu2O नहीं, CuO इज नॉन एज द, आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, CuO जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी पूरे की जगह हम यहाँ खाली CuO लिख सकते हैं, लेकिन जब आप CuO लिखेंगे तो इसका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा RCOOH लिखेंगे और Cu2O लिखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉपर आयन जो है 2 पॉजिटिव स्टेट वाला है और यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो कैसी स्टेट वाला है? +1 स्टेट वाला है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट है जिसमें कॉपर आयन के साथ या फिर कॉपर CuO के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और हमें पेयर मिलता है Cu2O + H2O का। यहाँ पर रेड ब्राउन PPT मिलेगा Cu2O का और यहाँ ब्लैक PPT मिलेगा सिल्वर का। ये दोनों कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी हम इन दोनों टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास डिस्टिंग्विश करने के लिए ही एक हेलोफॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर आपको सेपरेशन चेक करना हो, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो, तो आप ये हेलोफॉर्म टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेलोफॉर्म टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन एंड द कंपाउंड्स विद CH3CO या फिर CH3CHOH यूनिट्स। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास ये वाली यूनिट्स होती हैं तब उस केस में हम हेलोफॉर्म टेस्ट को फॉलो करते हैं। और हेलोफॉर्म टेस्ट को फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं जिनकी हमने अभी बात करी है और वो NaOX के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बना देते हैं, CHX3 बना देते हैं, CHX3, X यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो रेस्पेक्टिव कंपाउंड था वो कीटोन है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे
केवल ये कीटोन्स को सेटिस्फाई कराते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म टेस्ट रिप्रेजेंटेड फॉर द सेपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ये केवल कीटोन्स को ही फॉलो करते हैं या कीटोन्स ही केवल इस टेस्ट को फॉलो करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को फॉलो नहीं करते। तो ये मैंने एल्डिहाइड का एक मैकेनिज्म लिया, कीटोन का, सॉरी, ये मेरे पास कीटोन का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर CH3CO ग्रुप है। देखो ये है CH3CO ग्रुप, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, रेस्पेक्टिव कितना भी बड़ा ये मॉलिक्यूल हो सकता है। इसके ऊपर आपको डालना है सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइपोहैलाइट बोल लो, क्योंकि X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ClBrI, अगर Cl है तो क्लोराइट हो जाएगा, Br है तो ब्रोमाइट हो जाएगा, I है तो आयोडाइड हो जाएगा। तो सोडियम हाइपोहैलाइड मैंने डाला। सोडियम हाइपोहैलाइड जैसे ही मैं डालता हूँ तुरंत ये CH3 ग्रुप हट जाता है यहाँ से, CH3 जो ग्रुप है वो X को लेकर के बाहर हो जाएगा, तो CH3X बन गया, पूरा का पूरा सेपरेट हम इसको बाहर करेंगे अलग। वो सारी की सारी चीज़ें बैलेंसिंग में हम निकालने वाले हैं कि जो CH है वो हेलोजन के 3 एटम को कंसिडर करता है, और जैसे ये CH3 हटेगा उसकी जगह आ जाएगा ONA ग्रुप, ये ONA ग्रुप यहाँ आकर के इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये तो बन गया सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। तो प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे, सोडियम एसीटेट हमें देखने के लिए मिल रहा है, और हेलो फॉर्म के लिए CHX3 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज कैसे कर दूं कि ये CH3CO ग्रुप तो सेम है, CH3CO ग्रुप तो सेम है, लेकिन इस R ग्रुप की जगह मैंने ये वाला R ग्रुप कनेक्ट किया जो कि एक एल्कीन है, अनसैचुरेटेड कीटोन मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने NaOCl डाला। काम अभी भी वही करना है, CH3 ग्रुप हटाना है आपको और NaO लगाना है, तो आपका रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में जो सेपरेशन होगी वो CHX3 की होगी, CHCl3 की। आप यहाँ पे NaOBr लेंगे तो CHBr3 बनाएंगे, NaOI लेंगे तो CHI3 लेंगे, और जो NCERT में बुक में रिएक्शन दी गई है वो CHI3 के लिए दी गई है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में इसको स्पेसिफिक करते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन, Br हो जाएगा तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगी, और Cl होगा तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे एक क्लोरोफॉर्म बनी हुई है, लेकिन रेस्पेक्टिवली हमने इसको कलेक्टिवली बोल दिया है हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे पास रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो हो क्या रहा है, जब हम रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या, मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लिखा, ये मेरे पास एक R ग्रुप है, ये मेरे पास एक R ग्रुप है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा। अब आप इसको अल्फा कार्बन का नाम दे दें, इसको आप अल्फा कार्बन का नाम दे दें, लेकिन अगर मैं किसी बिगर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ग्रेटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, सपोज मैंने कहा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगाया मैंने CH3, तो अब इस केस में ये मेरा मेन कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा और ये गामा कार्बन होगा। ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो कार्बन है वो कैसे हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन बीटा कार्बन, और सिमिलरली बीटा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन गामा कार्बन। ये 3 तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो अब जो रिएक्शन होगी वो अल्फा कार्बन की वजह से होगी, यानी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होगी, क्योंकि अल्फा कार्बन पर जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। तो कह रहा है कि द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इज ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अपने कॉन्जुगेट बेस से ईजिली रिएक्शन कर लेते हैं, यानी अपना हाइड्रोजन ईजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, और रेजोनेंस क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होंगी वो एल्डोल कंडेंसेशन में या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कंसिडर होंगी। तो जो सबसे पहली रिएक्शन यहाँ हमारे पास है दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एल्डिहाइड्स। मैंने एल्डिहाइड लिया, हमेशा ध्यान रखना है सिमिलर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, एक ही टाइप के एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। उसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि अरेंज कैसे करना है आपको रिएक्शन को, अगर आसान करनी है तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि CH3
C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। पहला जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो मैंने ये लिखा, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे लिखूंगा H C H H और ये C H O। पहला एल्डिहाइड ये दूसरा एल्डिहाइड, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, केवल लिखने के अरेंजमेंट में फ़र्क है। रीज़न क्या है लिखने का ऐसा, ताकि हम रिएक्शन को ईजिली समझ पाएँ, उसको आसानी से तैयार कर पाएँ, याद कर पाएँ। इसको डाइल्यूट NaOH के मीडियम में आपको डालना है, डाइल्यूट NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। करेंगे क्या, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुरू से एक ही चीज़ कहता आ रहा हूँ, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तोड़ दो, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अटैक करा दो। डाइल्यूट NaOH इसके डबल बॉन्ड को क्या कराएगा, रिएक्टिव कराएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, हाइड्रोजन निकलेगा और इस ऑक्सीजन पे आके अटैक कर जाएगा। अब जब ये डबल बॉन्ड टूटा तो हमारे पास कुछ ऐसा एक सिनेरियो बनेगा, CH3 C, इस पे H पहले से ही ऊपर की तरफ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैलेंसी खाली हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन की ये वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब जब दोनों की वैलेंसी खाली हो गई तो उस पर एक पे ऑक्सीजन पे तो चला गया H, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये आ गया। ये वाला जो ग्रुप है CH2 CHO, ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ, CH2 CHO, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसका नाम है। यहाँ से नाम ऐड करोगे 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम हो गया। 3 पे OH ग्रुप आ रहा है तो 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो Al, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब ये जो एल्डोल बना है, देखो यही प्रोडक्ट है सेम जो मैंने बनाया, बस अरेंजमेंट मैंने लिखा ताकि हम रिएक्शन को आसानी से कर पाएँ। आप जितना खोल करके कंपाउंड के मॉलिक्यूल को लिखोगे उतना ही रिएक्शन आसान हो पाएगी। अब ये जो आपका एल्डोल बना है इसको आपको करना है हीट। जैसे आप उसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तुरंत पानी का मॉलिक्यूल बाहर। अब पानी का मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर होने वाला है, किस जगह से आप पानी का मॉलिक्यूल बाहर करने वाले हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि इस एल्डिहाइड ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है, और इस अल्फ़ा कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन कैसा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगा और इसके OH को साथ में ले जाएगा। जैसे ही यहाँ का हाइड्रोजन इसके OH से रिएक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर, तो हमारे पास जो बचेगा वो कुछ ये होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच में क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से क्या हटा है OH और यहाँ से क्या हटा है H। अब क्योंकि ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन था, इसलिए हमने कहा कि ये रिएक्शन अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो पाती हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से अकर हो पाती हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये सिंपल तब होगी जब आपको एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट लिखना आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहला अरेंजमेंट ऐसा रखो CH3 CHO, दूसरा अरेंजमेंट में सारे हाइड्रोजन CH3 के खोल दो और CHO को जोड़ दो। डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी खोलनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन टू कार्बन कनेक्ट करना है, बन जाएगा एल्डोल। एल्डोल को हीट कर देना है, पानी बाहर हो जाएगा, जैसे ही पानी इवेपोरेट करोगे तुरंत आपके पास प्रोडक्ट होगा ब्यूटीन Al या ब्यूट टू इन Al, जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर इसको 2 ब्यूटीनल भी कहते हैं। इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीनल, ये इसका प्रोडक्ट का नाम है। इसी सीरीज़ में, इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन हमने अभी देखा था, ये एल्डोल कंडेंसेशन हमने अभी देखा था एल्डिहाइड्स के लिए। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं कीटोन्स के लिए, कि कीटोन्स किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर से वही काम आपको करना है, जो लिखने का अरेंजमेंट है वो आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। आपने क्या किया कि CH3 C, ये आ गया डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये जुड़ गया CH3, पहला मॉलिक्यूल कीटोन का, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल आप लिखिए फिर से वही एक्सपेंड करके, कार्बन इस तरीके से ये अपने हाइड्रोजन खोल लेगा, ये CO और CH3 ये पूरा ऐसे ही रहने दिया। डबल बॉन्ड आप तोड़ने वाले हैं, BaOH के ट्वाइस के मीडियम में आपकी ये रिएक्शन होगी। जब एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो वो NaOH का बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं, और जब हम कीटोन यूज़ करते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन के पास सीधा, और ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ये होगा CH3 C
CH3, यहाँ पे ये हो जाएगा OH, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा C और इसके साथ ये दोनों H, तो CH2 हो जाएगा, फिर ये CO CH3, ये पूरा का पूरा कंबाइन हो गया, जो कि ये दिखाई दे रहा है। इस प्रोडक्ट का नाम है कीटोल। इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोल। जब एल्डिहाइड था तो एल्डोल था, जब कीटोन है तो नाम है कीटोल। और इसको हम बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो पेंटेन तो ये इसलिए आया क्योंकि 5 कार्बन, ओन इसीलिए आया क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा वाला है? CO ग्रुप है कीटोन का, और चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल भी और मिथाइल भी है, तो नाम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली चेक करना है, 4 मिथाइल और पेंटेन 2 ओन। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसको आपको गर्म करना है, कीटोल को आपको गर्म करना है। जब गर्म करोगे तो फिर से वही काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कंसिडर हो रहे हैं और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कंसिडर हो रहे हैं। तो अगर मैंने इसको किया तो पानी तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे वो वाले अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन निकालने हैं जहाँ से हम आसानी से वाटर मॉलिक्यूल निकाल पाएँ। तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH दोनों हमने कर दिए बाहर। जब आप ये वाला H और ये वाला OH बाहर करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, C इसके साथ CH3, यहाँ से OH निकल चुका तो ये वाली वैलेंसी अंदर की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, H खत्म हो चुका तो CH बचेगा खाली, CO CH3। इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। इसका IUPAC नेम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ये भी एक एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, इसलिए इनका कॉमन नेम नहीं है, IUPAC नेम ही इनका लिखा जाता है। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इसमें आ गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसको हम सेपरेटली मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा जिसमें इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। इस पूरी रिएक्शन के अंदर 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, चारों प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, एक एसिटाल्डिहाइड और एक प्रोपेनल्डिहाइड, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोपेनल्डिहाइड, इसको हम बोल रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। ये 2 अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स लिए हमने, दोनों अलग अलग एल्डिहाइड का एक मिक्सचर लिया है, बेसिक मीडियम में हमने उसको डाला। पहला स्टेप ये कि आपको बेसिक मीडियम में डालना है और दूसरा स्टेप ये फिर आपको उसको गर्म करना है। जब आप इन दोनों के मिक्सचर्स को बेसिक मीडियम में डाल के गर्म करते हैं तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला होता है ब्यूटीनल कह सकते हैं या 2 ब्यूटीनल कह सकते हैं। सेकेंड जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 2 मिथाइल पेंट 2 इन अल, या फिर ये कह सकते हैं आप 2 मिथाइल 2 पेंटिनल। तीसरा मिलता है 2 मिथाइल 2 ब्यूटिनल और चौथा मिलता है 2 पेंटिनल। इस तरीके के ये 4 प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। पूरा मैकेनिज्म देखने के लिए, पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन फॉर कीटोन्स। वो थी हमारे पास एल्डिहाइड्स के लिए, जिसमें हमने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स को आपस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराया। यहाँ पर हम एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को ले रहे हैं। कीटोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में इस रिएक्शन को आप इजीली समझ पाओगे कैसे? आप इस कीटोन को पलट करके लिखिए। पलट करके कैसे लिखूँ मैं इसको ये लिख सकता हूँ CH2, ये कुछ ऐसा, या और सिंप्लीफाई अगर मैं इसे करूँ तो एक H और ये दोनों इस कार्बन के साथ एक H ये आ गया, देन C डबल बॉन्ड O और इसके साथ तो हमने मॉलिक्यूल को इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख देना है, जिसमें कि एक एल्डिहाइड पार्टिसिपेशन दे रहा है और दूसरा वाला कीटोन हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, कीटोन को पलट के लिखते हैं। कीटोन को हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि हम वाटर का मॉलिक्यूल आसानी से निकाल पाएँ। तो एल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन और कीटोन के ये वाले दोनों हाइड्रोजन, इन दोनों के साथ रिएक्शन करते हुए आप इनको कर दो बाहर। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल बाहर होगा एट 293 केल्विन टेम्परेचर, तो CH की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। CH की एटलीस्ट 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो CH लगा हुआ था ऑक्सीजन के हटने से 2 वैलेंसी अपनी खाली कर लेगा, और उसी टाइम पर यहाँ पे भी इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी। वो दोनों वैलेंसी और ये दोनों वैलेंसी आपस में बना लेगी लिंकेज। जैसे ये दोनों तुम आपस में कंडेंस करोगे तो ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा, 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। इसका नाम क्या हो गया? नंबरिंग अगर मैं देखूँ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1,3 डाइफिनाइल हो गया। 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो गया।
डबल बॉन्डेड है इसलिए इन हो गया दूसरे कार्बन पर, और पहले ही कार्बन पे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या हो गया, ओन हो गया। तो ये हो गया 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। ये हमारा हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन फॉर दी कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है काफ़ी टाइम। अदर रिएक्शंस के अंदर हमारे पास आ जाती है कैनिजारो रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। तो ये मैंने ले रखा है एक फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैंने ले रखा है एक दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सेम एल्डिहाइड के, यानी कि दोनों के दोनों फॉर्मेल्डिहाइड मैंने लिए हुए हैं। दोनों को लिखने का तरीका ध्यान से देख लो। पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल दोनों हमने सिमिलर वे में रखे हुए हैं। करेंगे क्या, कंसनट्रेट KOH डाल देंगे। कंसनट्रेट KOH को आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि बराबर में लिखना है, क्योंकि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। कंसनट्रेट KOH जैसे डालते हो तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा गर्म करने पर। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ये खुल जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन की वैलेंसी खुल जाएगी। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ ये वाला हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, ये आ गया यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन हटा करके नीचे लगा दो। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक तो मीथेनॉल, भाई ये भी H है, ये भी H है और ये भी H है, तो ये बन गए CH3 और ये आ गया OH, तो ये बन गया मीथेनॉल। अगली बारी में आ जाओ, अगले वाले में ये बचा हुआ है मेरे पास CO ग्रुप। ये जो CO ग्रुप है ये किसके साथ रिएक्शन करने वाला है, अब इस KOH के साथ रिएक्शन करने वाला है। तो CO ग्रुप जो था उसमें एक वैलेंसी को H पूरी करेगा, एक वैलेंसी को OK पूरा करेगा। तो अगर मैं कंबाइनली इस प्रोडक्ट को लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ HCOOK, और HCOOK का मतलब होता है पोटेशियम फॉर्मेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हम KOH ही यूज़ करेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे NaOH भी यूज़ कर सकते हैं। आप KOH यूज़ करते हैं तो पोटेशियम का फॉर्मेट बनता है, आप NaOH यूज़ करेंगे तो सोडियम का फॉर्मेट बनेगा, बस K की जगह Na आ जाएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि यहाँ पर एक मिक्सचर बनता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का। ये क्या है, COOH जो आता है इसके अंदर, ये क्या है, फैटी एसिड का एक सॉल्ट है जो कि पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस कंसनट्रेटेड फॉर्म पर जो हमने KOH लिया है या फिर NaOH लिया है। दूसरी रिएक्शन इसी में हम जो कंसीडर कर सकते हैं वो ये कि आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया, जहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, आप इसमें बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कैनिजारो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड पास आउट करता है। तो बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को कंसनट्रेट NaOH के साथ डालिए, बिल्कुल सेम फिनोमिना आप चलाएंगे जैसे हमने ऊपर किया। क्या किया, आप यहाँ से इसका ऑक्सीजन तोड़िए, मतलब डबल बॉन्ड तोड़िए और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खोल दीजिए। उस ऑक्सीजन की वैलेंसी को दूसरे बेंजल्डिहाइड के हाइड्रोजन से पूरी कीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा जो आपके पास बचेगा वो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। सेम फिनोमिना है, बिल्कुल डिट्टो, कोई चेंज नहीं है। केवल आपको क्या करना है, आपको इस वाले H को हटा करके यहाँ लगा देनी है बेंजीन की रिंग। मैं सिंपल करके बता रहा हूँ रिएक्शंस को ताकि समझ पाओ, इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा देना है, बेंजीन की रिंग। ऐसे ही एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा देना है, बेंजीन की रिंग। अब पूरा काम वही का वही है। देखो ये C6H5CHO, ये रहा C6H5CHO। आपने ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ के कनेक्ट हो गया। आपके पास बचा यहाँ से बेंजीन की रिंग और C डबल बॉन्ड O। इस C डबल बॉन्ड O के साथ ONA जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, सोडियम का बेंजोएट बन जाएगा। तो ये हमारी थी कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन आ जाती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। लास्ट रिएक्शन है इसके अंदर जो कंसीडर की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है नाइट्रेशन का विद रिस्पेक्टिव टू दी बेंजल्डिहाइड। खाली नाइट्रेशन कह रहा है अगर, तो हम ऑल ओवर दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से किसी भी नाइट्रेशन की रिएक्शन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर नाइट्रेशन फॉर दी बेंजल्डिहाइड, तो हम यही रिएक्शन लिखेंगे। बेंजल्डिहाइड हमने लिया, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐसा होगा। HNO3 और H2SO4 साथ में डलता है, पेयर पूरा का पूरा एट 273 केल्विन टू 283 केल्विन टेम्परेचर। इसका मतलब है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रही है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की रिएक्शन है। सिंपल, बस आपको क्या करना है, मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ देना है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव नहीं होता, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता, इसलिए ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड के केस में केवल और केवल मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड नहीं बनता। ये है हमारे पास कुछ यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर हम फिक्स बात करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं,
ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेलिन विच इज़ 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड 40% आपको लेना है पानी में, यानी कि 40 ml फॉर्मेल्डिहाइड और बाकी के 60 ml आपका पानी। जब आप इसको मिक्स कराएंगे तो ये 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा, जिसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स में यूज़ करते हैं, और डेड बॉडीज डिकम्पोज ना हो उनके ऊपर भी फॉर्मेलिन की कोटिंग की जाती है, उसको डिकम्पोजिशन से रोकने के लिए। फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज टू प्रिपेयर बेकेलाइट। बेकेलाइट जो अभी हमने देखा भी था अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर के अंदर, बेकेलाइट की प्रिपरेशन हमने करी थी, फॉर्मेल्डिहाइड से ही हुआ था। वो HCHO के 2 मॉलिक्यूल की HCHO की रिएक्शन कराई गई थी, जिसको हमने ऐसे लिखा था CH2 डबल बॉन्ड O, और फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल बराबर बराबर में लिखे थे, ऑक्सीजन इन्वॉल्व करा दिया था फिनॉल के हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से बेकेलाइट की प्रिपरेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। एसिटल्डिहाइड इज यूज टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड। बिल्कुल ठीक बात है, एसिटल्डिहाइड से हम क्या बना लेते हैं, एसिटिक एसिड बना लेते हैं बाय देयर ऑक्सीडेशन। आपको सिंपल बस ऑक्सीडेशन करना है, एसिटिक एसिड बन जाता है। बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड इन डाई इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये कलर्स मतलब स्मेल देने के लिए, स्वीट स्मेल देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज या परफ्यूम्स। एसीटोन्स एंड इथाइल मिथाइल कीटोन्स आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं ये। और एसीटोन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं पर अगर कोई डार्क मार्क लगा हुआ हो, लाइक इंक का कोई मार्क लगा हुआ हो, तो हम एसीटोन की हेल्प से उस इंक के मार्क को हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं वॉश करने से। मैनी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फॉर एग्जांपल ब्यूटाइलएल्डिहाइड, वेनिलिन, एसिटोफिनोन, कैम्फर एट्सेट्रा आर वेल नोन एज देयर ऑडर एंड फ्लेवर्स। इन सभी का अपना एक स्पेसिफिक स्मेल है, अपने एक फ्लेवर है, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर पढ़े जाते हैं और इनको पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, चाहे वो कॉस्मेटिक सब्सटेंसेज हो, चाहे वो मेडिसिनल सब्सटेंसेज हो। ये आपका हो गया समरी, जितना भी अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस में देखा लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो समरी में डाले जाते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको तैयार करने हैं। तो इसी के साथ आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं ख़त्म। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स में इतनी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर के। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।